नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। उत्तराखंड में इतिहास बदलने की तैयारी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। अभी तक के इतिहास में कोई भी सत्तारूढ़ दल सत्ता बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन पूर्व में मिले जनादेश को आधार मानते हुए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पूर्व कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। 30 अक्टूबर को देहरादून में अमित शाह की जनसभा को विशाल रूप दिए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में आज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मेयर सुनील उनियाल, पार्षदगण, जिला अध्यक्ष बीजेपी और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाली गृह मंत्री की जनसभा को विशाल जनसभा का रूप देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड में है। और ये दौरा एक घसियारी योजना जो प्रदेश के अंदर लागू करने का है, जिससे पहाड़ों में जो घटना होती है, घास काटने में महिलाएं गिरकर कई बार मर भी जाती हैं, उनको हरी घास का बैंक मिले अपने क्षेत्र में, इसके लिए ये योजना लागू हो रही। और दूसरा, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी जनसभा को हमने अभी देहरादून तक सीमित रखा है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का मन है, इसलिए कार्यकर्ताओं की आज बैठक की है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, मैं समझता हूं कि देहरादून जिला और देहरादून महानगर से 1 लाख लोगों की रैली होगी और जो ये मैसेज देगी, अब की बार 60 के पार। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले वो सहकारिता विभाग की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वो प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से अमित शाह के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। कार्यक्रम में 20,000 की भीड़ जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। आज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा स्कूल ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया। और पूरे प्रदेश में 670 जो हमारे पैक्स हैं और 292 जो हमारी बैंक की शाखाएं हैं, पूरी जगह जो है हर कार्यक्रम जो है यहाँ से लाइव होगा और हर पैक्स में भी कार्यक्रम किया जाएगा। और उस दिन पैक्स कंप्यूटराइजेशन का भी विधिवत जो है उद्घाटन हमारे गृह मंत्री और केंद्र सरकार में जो हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी करने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे सरकार के मंत्री, सभी सांसद इसमें हमने बुला रहे। इस दिन घसियारी कल्याण योजना का भी लॉन्चिंग होगी। सबसे बड़ी योजना जो हमारे उत्तराखंड सरकार की है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसी की लॉन्चिंग के लिए हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी यहाँ रहे। और जनसभा का भी है, उसी दिन हम जब घसियारी कल्याण योजना की लॉन्चिंग हो जाएगी, उसके बाद एक पब्लिक प्रोग्राम जो है हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का दौरा प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी हमारे यहां आ रहे हैं, उनका स्वागत है। केदारपुरी में पुनर्निर्माण के जिन कार्यों को हमने शुरू किया था, उन्हें उन्होंने आगे बढ़ाया। अब भी बहुत से काम होने हैं, इसलिए अधूरे कामों को हम ही पूरा करेंगे। मैं जानता हूं कि ये सरकार के पास इतना समय नहीं है, न समझ है कि वो इस काम को कर सकें, लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी आते हैं, इन 5 योजनाओं को मंजूरी देते हैं, तो मैं समझूंगा कि एक फेल डबल इंजन को उत्तराखंड पर थोपने का थोड़ा उन्होंने प्रायश्चित कर। तो आपको बता दें, हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम अगर यहां पर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो काम शुरू किए उनको बीजेपी ने आगे बढ़ाया और अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं जिनको हम ही पूरा करेंगे।
दरअसल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर हरीश रावत ने बयान दिया है। हरीश रावत ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे यहां आ रहे हैं, उनका स्वागत है। उत्तराखंड में इस वक्त जारी सियासी उठापटक पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जोशी से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। 2022 चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टी में नेताओं का पलायन शुरू हो गया है। कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं तो कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरक सिंह रावत समेत जो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं उनका क्या होगा। क्या वो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे, पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। इसी तमाम विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय बहुगुणा जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो पिछली बार 9 विधायक आए थे छोड़कर, उनके संरक्षक माने जाते हैं। किस तरह से आपका कल आगमन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है? मेरा आगमन विशेष तौर पर इसलिए हुआ है क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं और 30 तारीख को उनकी यहाँ जनसभा है और कार्यक्रम है। तो संगठन मंत्री के साथ कल प्रदेश कार्यालय में सारी चर्चा हुई है। बंसीधर भगत जी भी थे और क्योंकि कोविड में ज़्यादा आना हुआ नहीं, तो जो हमारे साथी जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी 2016 में, उसमें आर्या जी नहीं थे उन 9 विधायकों में, तो उनसे बात भी करना जरूरी था। और अब तो गुट तो नहीं है, गुट तो खत्म हो गया, अब सब हम भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं और अटकलें चलती हैं तो मेरा बात करना आवश्यक था। मैंने सबसे बात की। महाराज जी नहीं थे, अमृता जी नहीं थे, उनसे फ़ोन से बात हुई। देखिए, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिस कारण पार्टी हम लोगों ने छोड़ी, वो राजनीतिक परिस्थितियां आज भी वही हैं। और सबका मानना है, हम सबका, कि चाहे देश की सुरक्षा हो, नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का विकास हो, मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो जनमानस है उसका मोदी जी के लिए बहुत सम्मान है। इश्यूज होते हैं क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, मंत्रियों के कुछ इश्यूज हैं, कुछ विधायकों के इश्यूज हैं, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जन समस्याएं हैं, विकास की बातें हैं। तो सबसे बात हो गई है। सब निश्चित तौर पे भाजपा को मजबूत करेंगे, मोदी जी का साथ हम लोग सब खड़े रहेंगे। हरक सिंह रावत लगातार कह रहे हैं कि जो कार्यकाल अभी तक का रहा है बीजेपी का, वो बहुत बेहतर नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आदमी के जीवन का जो है वो गारंटी नहीं है, तो एक पार्टी में कौन रहता है, कौन पार्टी छोड़ता है, इसकी क्या गारंटी है। तो इस तरह के बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, उनकी एक शैली है बात करने की, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं उनको बहुत समझता हूँ, जानता हूँ, बहुत साल से उनके साथ राजनीति में हूँ। वो जड़ से जुड़े हुए नेता हैं और विकास की पीड़ा उनको व्यक्तिगत नहीं है, तो बार बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। मेरा पूरा मानना है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, निर्णय भावना में नहीं राजनीति से लेते हैं। और मेरी उनसे वार्ता हुई है और मोदी जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है और सब जानते हैं कि राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र से टकराव करके प्रदेश का विकास नहीं होगा। सर, ये आप भी जानते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में है, राज्य में अभी धामी जी का नेतृत्व है। और हरक सिंह रावत कई बार कह चुके हैं कि वो यूपी से लेकर उत्तराखंड में कई बार मंत्री रह चुके हैं। अब उनको मंत्री रहने का उनका कोई शौक नहीं है, अब वो उससे कुछ बड़ा चाहते हैं। तो उसको किस रूप में देखते हैं? ये नहीं कहा उन्होंने कुछ बड़ा चाहते हैं, ये आपने बात उसमें ऐड कर दी है। वो सेटिस्फाइड आदमी है क्योंकि उसने जीवन में बहुत पाया है। सारे साथी जितने हम लोग छोड़ के गए थे कांग्रेस को, सबके अपनी अपनी जड़ें हैं, अपने अपना एक कद सबने हासिल किया है। जो भी पीड़ा है वो विकास की पीड़ा है, राज्य की पीड़ा है, क्षेत्र की पीड़ा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां वही हैं, राजनीतिक लोग राजनीतिक निर्णय लेते हैं, भावनात्मक निर्णय नहीं लेते हैं। कुछ इश्यूज हैं उनके हैं और बाकी लोगों के भी हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक सवाल तो आपने भी बीच में जो तमाम चर्चा चल रही थी, सांप और नेवले की कहानी तो आपने भी सुनी ही होगी। कह रहे हैं कि आपदा के समय तो सांप और नेवले भी एक साथ आ जाते हैं, छोटे भाई बड़े भाई भी बन चुके हैं। तो क्या इसको उस अदावत में कहीं ना कहीं नरमी नहीं देखी जा सकती है? देखिए, यहाँ की राजनीति में एक अच्छी बात है, कटुता नहीं है। और हरीश रावत जी से बात करना, हरीश रावत जी के बारे में, उनके व्यक्तिगत बारे में अच्छी बात करना, ये इससे मतलब थोड़ा होता है कि आप उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। वो उनका स्वभाव एक गुट का नेता के रूप में रहा। देखिए, आज पंजाब में कांग्रेस टूटी उनके वजह से, उत्तराखंड में कांग्रेस टूटी, नारायण दत्त तिवारी जैसा आदमी, हम लोग सब कांग्रेस छोड़ के चले गए।
तो संबंध अच्छे हैं, मधुर संबंध हैं सबसे हैं। जितने भी कांग्रेस में सबसे संबंध अच्छे हैं मेरे, आरक सिंह के, सुबोध के, काऊ के संबंध अच्छे। मतलब इस थोड़ा होता है कि हम राजनीतिक आपकी दल, कभी बातचीत हुई हरीश रावत से? क्यों नहीं, जब बीमार पड़ते हैं मैं उनको फोन करके उनका हालचाल पूछता हूँ, उनको बताता हूँ कि क्या करूँ। जब कोविड हुआ तो संपर्क में रहते हैं। प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मुझे सेब भेजते हैं, मैं उनके हाल बात पूछता हूँ। जो बाकी विधायक हैं कांग्रेस के आते हैं, काजी आते हैं, एक आपस में एक संबंध तो रहना ही चाहिए, कटुता थोड़ा होनी चाहिए। चुनाव में हम लोग अलग है। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो विजय बहुगुणा को उनके कद के अनुसार सम्मान यहाँ पे मिला नहीं। ये आपके ही जो तमाम लोग हैं, न तो आपको राज्यसभा में भेजा गया, न जो है लोकसभा सीट पर आपको टिकट मिला। जो आपका कद है उसके अनुसार यहाँ सम्मान नहीं। लोकसभा सीट तो मैंने खुद ही मना कर दी थी कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और देखो कद क्या मिलेगा। आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परमानेंट मेंबर हूँ या कैंपेन कमेटी में हूँ। और हमेशा आदमी को अपने व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या मिला। जो मिला बहुत मिला, बड़े अच्छे संबंध है मेरे, मधुर संबंध है केंद्रीय नेतृत्व से। मैं उनकी नज़र में, इसलिए मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है। मेरा केवल एक लक्ष्य ध्येय है कि राज्य का हित मोदी जी और बीजेपी के साथ जुड़ा है। हम सबको मिलकर के यहाँ बीजेपी को मजबूत करना चाहिए। एक सवाल बार बार आती है कि आपकी नाराजगी किसके प्रति है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रति नाराजगी है या हरीश रावत के प्रति? देखिए, नाराजगी नहीं होती है। हमारा पहला प्रेम उत्तराखंड, भारत। आज नेतृत्व देश को जो मोदी जी दे रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता हो गए हैं। हमको मोदी जी के टक्कर का सामने कोई दूसरा नेता कांग्रेस में या विपक्ष में नहीं दिखता है। तो आज हम ये थोड़ा कि मैं इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा ये सोच मानना है कि राष्ट्र जो है वो ज्यादा सुरक्षित है। चुनाव तो उत्तराखंड में हो रहा है। अभी आप बार बार राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की जब भी बात करेंगे तो वहां तो रीजन बता रहा हूँ। देखो, छोटा सा राज्य बिना केंद्र की सहायता के हम नहीं खड़े हो सकते। आप उत्तराखंड को ऐसा स्टेट नहीं है कि हम खुद ही अपनी रिसोर्सेस से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो केंद्र से लड़ता रहे, विकास होगा इस प्रदेश का। हमको ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। और मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल 2024 तक है और 2024 के बाद फिर जीतेंगे। तो जिसको स्टेट से प्रेम है उसको समझना चाहिए कि विकास केंद्र से टकराव होगा। अगर शायद गलती से भी बन गए तो टकराव और मीडिया के लिए नहीं, प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है कि भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार के साथ तालमेल से यहाँ विकास हो। कभी आपसे किसी कांग्रेसी ने संपर्क साधा या कांग्रेस के किसी नेताओं ने आपसे बातचीत की? खूब मिलते हैं, खूब भेंट आती है, खूब हर त्योहार पे बात होती है, SMS आते हैं। संबंध नहीं, इस पार्टी में आने के लिए कि अब जो गिले शिकवे थे खत्म हो जाए, आप वापस लौट आइए। देखो, ये कोई बचपने की बात नहीं होती है। जो निर्णय ले आते हैं वो सोच समझ के ले जाते हैं। और मैं गांधी परिवार का बड़ा सम्मान करता हूँ। आज तक मैंने कोई कटु शब्द के विरुद्ध नहीं बोले। लेकिन अब जिस पद पे हम निकल गए हैं, अब उस पद से वापस आने का रास्ता बंद है। ये उमेश शर्मा काऊ बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। कई बार उनका विरोध होता है और वो ये भी कहते हैं कि जो इस पार्टी में उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि उमेश जहाँ थे वहाँ हैं और वहाँ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विजय बहुगुणा, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पर हैं वो यहीं रहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नरेंद्र नगर विधानसभा के विमाड़ गांव के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत शहीद के परिजन से मिलने विमाड़ गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी के परिजन को सांत्वना देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के वीर सपूत राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी देश की रक्षा में अपनी आहुति देकर भारतीय सैन्य पराक्रम के इतिहास में अजर अमर हो गए हैं। शहीद के नाम पर रखे जाने वाली सड़क को तुरंत डामरीकरण करने का विश्वास दिलाया। देश के नाम मर मिट गए हैं। वैसे रामपुर और हड़ी में दूसरे विक्रम सिंह नेगी उसके यहाँ होकर आ रहा हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए। मरना तो हर किसी को है, ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में। लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने को गलाते हुए और अन्य दिन लड़ते हुए तो उनके साथ शहीद होकर ऐसे मरना, तो
तो वो देश का नाम रोशन किया है, देश का ही नहीं तो उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे सपूत को मैं नमन करता हूँ। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित प्रकाश अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान में दिल्ली लंगर सेवा समिति द्वारा 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा और सहायक पुलिस अधीक्षक काशीपुर अक्षय प्रहलाद कोंडे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दिल्ली लंगर सेवा समिति के सेवादार सुमित नरूला एवं प्रबंध न्यासी गुरविंदर सिंह ढींगरा ने अथक प्रयास कर काशीपुर की जनमानस की निःशुल्क सेवा के लिए ऑक्सीजन प्लांट को काशीपुर में स्थापित कराया ताकि स्वास्थ्य सुविधा में काशीपुर आत्मनिर्भर हो सके। इस प्लांट में 240 जंबो सिलेंडर भरे जा सकेंगे और साथ ही प्रतिदिन 20 बेडों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जाएगी। जल्द ही इस स्थान पर ऑक्सीजन स्टोर की स्थापना की जाएगी। पिछले दिनों आई अस्पत से जनपद में जहां आम जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा तो वहीं सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ। अगर बात करें अल्मोड़ा जनपद की तो 11 विकास खंडों में ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग का मनरेगा और पानी समेत अनेक सरकारी संपत्तियों का 56 करोड़ 30 लाख का नुकसान हुआ है। जिला विकास अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में आई आपदा से जनपद के सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। मसूरी ताइक्वांडो अकादमी द्वारा जैन स्पोर्ट्स ताइक्वांडो अकादमी ऑफ देहरादून दून और ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस मौके पर देश भर से करीब 300 खिलाड़ी चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर रहे। उपाध्यक्ष अजय हंडा ने बताया कि 2 साल कोरोना में प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा रहा था, जिससे कि खिलाड़ी काफी मायूस थे। ऐसे में मसूरी ताइक्वांडो अकादमी और अन्य अकादमी के सहयोग से मसूरी में ताइक्वांडो नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से 300 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं खिलाड़ी भी मसूरी में आयोजित प्रतियोगिता से काफी उत्साहित हैं। अच्छा लग रहा है और पूरी टीम पूरा मेडल जीती है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है और बच्चे आए हैं, लड़ेंगे। हारना और जीतना अलग अलग है दोनों, मतलब हार गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीत गया है तो बहुत अच्छा है। एंड ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है, बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं। सर ये जो खिलाड़ी है, ये जो प्रतियोगिता है, ये कोविड के बाद बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ही कराया जा रहा है, ताकि बच्चा का जो 2 साल से बच्चों का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, उसकी एनर्जी डाउन हो रही थी, किसी तरह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, तो ये प्रतियोगिता उनको दोबारा पूर्ण जीवन जीवित करने के लिए प्रयास है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज द्वारा मसूरी के वाल्मीकि मंदिर के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सुमित चंदेल और पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी व प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने बैठक को संबोधित किया। इससे पूर्व प्रभारी सुशील राठी ने राष्ट्रीय महासचिव सुमित चंदेल का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बैठक के दौरान आगामी 19 नवंबर को मसूरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और दलित अधिकार सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुशील लाठी और राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सुमित चंदेल ने बताया कि 19 नवंबर को मसूरी में युवजन समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होनी है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर खटीमा विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खटीमा तहसील में जिले स्तर के अधिकारियों के साथ खटीमा विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों और मुख्यमंत्री की घोषणा पर कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से खटीमा विधानसभा में उनके द्वारा की गई घोषणाओं पर कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं पर
समस्त कार्य 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएं ताकि वहां चुनाव से पहले अपनी अधिकांश घोषणाओं को जनता को समर्पित कर सकें। बहुत सारे जो निर्माण के कार्य चल रहे हैं सबकी समीक्षा करी है और सभी अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द जो है उन कामों को पूरा करें और जो हमारा गड्ढा मुक्त का अभियान है वो गड्ढा मुक्त का अभियान पूरा करें। जो योजनाएँ हमारी 70% 80% पूरी होगी तो जल्द से जल्द 10 नवंबर तक पूरा कर लें। जो काम शुरू है तो जल्दी से जल्दी उनको भी पूरा करने के लिए हमने कहा है कि समीक्षा काफ़ी दूर से यहाँ नहीं हो पाएगी। आज यहाँ पर समीक्षा। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी